हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टार्टअप क्लासेस। नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल स्टार्टअप क्लासेस पर। फ्रेंड्स, 30 को टॉपिक की सीरीज में टॉपिक नंबर 6 लेके आया हूँ, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और एक क्वेश्चन डेफिनेटली इससे आपके एग्जाम में आना ही आना है। तो फ्रेंड्स, मैंने टॉपिक की जो सीरीज लेके आई थी पहले भी, वो भी इसी बेस पे लेके आई थी कि ऐसे टॉपिक आपको दूं जिनसे डेफिनेटली क्वेश्चन आना है, और उस टॉपिक के नोट्स एक्सप्लेनेशन आपको दूं, साथ में उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराऊं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस्ड हो। तो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत से एटॉमिक मॉडल मैं करा चुका हूं, और साथ साथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी मैं करा चुका हूं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज जो ये टॉपिक है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम से रिलेटेड ही कुछ और टॉपिक्स भी आएंगे, जैसे कि क्वांटम नंबर। वो टॉपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी और टॉपिक की सीरीज में मैं लेके आऊंगा, उन्हें भी आप जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। फ्रेंड्स, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ये टॉपिक शुरू करने से पहले एक जरूरी बात। फ्रेंड्स, अगर आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हैं कि बिल्कुल वैसे ही पेपर के साथ तैयारी हो जैसे कि पेपर आपके एग्जाम में आएगा, टीजीटी साइंस के एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो आपको सेम ऐसा ही पेपर मिले, सेम ऐसा ही पैटर्न मिले, सेम उसी लेवल के क्वेश्चन मिले, तो फ्रेंड्स आप हमारी टेस्ट सीरीज को बाय कर सकते हैं, जो खुद मैंने अपने हाथ से बनाई है। मतलब एक एक क्वेश्चन सिलेक्टेड मैंने आपको दिया है, हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन उठाया और उस टॉपिक में रखा है। आप देख सकते हैं सर फ्रेंड्स कि 25 का टॉपिक एक दे चुका हूँ, 30 का टॉपिक्स एक दे चुका हूँ, 55 टॉपिक कम नहीं होते। और उन 55 टॉपिक के बाद मैंने उन कंप्लीट मॉक टेस्ट बनाए हैं, माइनर टेस्ट बनाए हैं जिसमें मैं 40 क्वेश्चन दे रहा हूँ, और मेजर टेस्ट बनाए हैं जिसमें मैं 80 क्वेश्चन दे रहा हूँ। फ्रेंड्स, ये फुल लेंथ सीरीज भी है हमारे पास। माइनर टेस्ट भी, अगर कम टाइम है तो माइनर टेस्ट करो, 40 क्वेश्चन कर लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और मेजर टेस्ट भी कर सकते हो 80 क्वेश्चन का, जिसमें आपके मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरीके जो टेस्ट सीरीज है फ्रेंड्स, इसका वैसे प्राइस इनिशियली हमने रखा था 699, दैट इज 700, लेकिन इस समय ऑफर जो चल रहा है फ्रेंड्स, मैंने उसको एक्सटेंड किया है ऑफर को, और ये आपको मिलेगी सिर्फ 299 में, सिर्फ 299 के प्राइस में। और एक और बात, पहले जो हमारी टेस्ट सीरीज आई थी उसमें हमारे पास 5 फुल मॉक थे, माइनर जो थे वो सिर्फ 10 थे, और मेजर भी जो थे सिर्फ 5 थे, लेकिन मैंने इनको बढ़ा दिए। मैंने फुल लेंथ मॉक भी अब 7 कर दिए हैं, माइनर टेस्ट 20 कर दिए हैं, और मेजर टेस्ट 7 कर दिए हैं। तो जो अब सब्सक्राइब करेंगे उनको ये बढ़े हुए टेस्ट मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके लिए ये ऑफर जो वैलिड है फ्रेंड्स ओनली 31 जुलाई तक है। देखिए उसके बाद जहाँ तक है पेपर की डेट फाइनल हो जाएगी, तो उसके बाद शायद मैं ये ऑफर बढ़ा दूं, थोड़ा सा इंक्रीज कर दूं, लेकिन तब तक आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। 299 में इतना बढ़िया सीरीज आप ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जल्दी से टेस्ट सीरीज लेनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, और आप मुझे इस नंबर पे कॉल करके टेस्ट सीरीज के लिए बता सकते हैं। मैं आपको क्यूआर कोड और जो पेमेंट डिटेल्स हैं वो भेज दूंगा, आप वहाँ से पेमेंट करके टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। और टेस्ट सीरीज ऐप के थ्रू आप कैसे करने हैं या पीडीएफ के थ्रू कैसे करते हैं वो मैं आपको सब समझा दूंगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे चलते हैं। फ्रेंड देखिए, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो यूट्यूब चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए बहुत ही जल्दी के साथ, ताकि आपको सारी वीडियोस मिल सके, सारे टॉपिक की आपकी तैयारी हो सके। बहुत अच्छे तरीके से मैं तैयारी करा रहा हूँ। और अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि सारे नोट्स वगैरह भी सब वहीं पर है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप से आपको नोट्स मिलते हैं, प्रैक्टिस शीट मिलती है, लाइव क्लास मिलते हैं, मॉक टेस्ट मिलते हैं। और फ्रेंड्स, आप जुड़ेंगे तो आपको बेनिफिट ही बेनिफिट होगा, कोई भी नुकसान उससे नहीं होने वाला। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का टॉपिक। लेकिन फ्रेंड्स, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से पहले, समझाने से पहले, मैं आपको ये समझाता हूँ कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता क्या है, और ये केवल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का ही नाम क्यों आ रहा है, ये और एटम्स में क्यों नहीं आता। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम इसमें एक प्रीवियस नॉलेज आपकी मैं खंगालूंगा, जिसके लिए हम बात करेंगे बोर्स के एटॉमिक मॉडल की। फ्रेंड्स, बोर के एटॉमिक मॉडल किसके लिए एप्लीकेबल था ये आपको पता होना चाहिए। बोर्स का एटॉमिक मॉडल जो था वो हाइड्रोजन एटम्स के लिए था। किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए था। और हाइड्रोजन एटम या फिर हाइड्रोजन एटम लाइक स्पेसिस के लिए था। लाइक स्पेसिस मतलब यूनी इलेक्ट्रॉन स्पेसिस। कौन सी स्पेसिस? यूनी इलेक्ट्रॉन स्पेसिस। केवल इन्हीं के लिए था जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन वाली प्रजाति जो थी केवल उन्हीं के लिए एप्लीकेबल था। इसलिए फ्रेंड्स, जो बहुत के एटम के बाद में जो स्पेक्ट्रम देखा गया वो इन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से ही व्याख्या की थी। तो इसलिए जो स्पेक्ट्रम आता है वो सिर्फ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के नाम से आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में होगा, ये हीलियम में भी हो सकता है, हीलियम पॉजिटिव आयन में हो सकता है, Li2 पॉजिटिव आयन में हो सकता है, बिकॉज ऑल आर यूनी इलेक्ट्रॉन स्पेसिस। सबके सब में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसलिए ये यूनी इलेक्ट्रॉन स्पेसिस है, तो इनमें भी ये स्पेक्ट्रम हो सकता है। नेम हाइड्रोजन का इसलिए है क्योंकि पैटर्न सेम टू सेम जैसा हाइड्रोजन का होता है वैसे इनका होता है। ओके फ्रेंड्स, अब ये है क्या?
अब ये है क्या, ये समझो। देखो बोहर ने क्या कहा था, बोहर ने कहा था कि सेंट्रल में एक न्यूक्लियस होता है और उसके चारों ओर क्या होते हैं, उसके चारों ओर एनर्जी लेवल होते हैं। ठीक है, ये एनर्जी लेवल होते हैं, इनकी क्या रेडियस होती है, क्या इनकी एनर्जी होती है, वो मैं आपको समझा चुका हूँ। आज हम उससे थोड़ी सी आगे की बात करेंगे। तो बोहर ने कहा जब तक एक इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट में रहता है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में है और इस ऑर्बिट में घूम रहा है, तब तक ना तो ये एनर्जी को लॉस करता ना गेन करता। ठीक है, ना तो लॉस करता है ना गेन करता है। लेकिन जैसे ये इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है तो ये एनर्जी को लॉस या फिर गेन करता है। अब इन्होंने कहा अगर वो लोअर ऑर्बिट से, लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर में जाता है, किस में जाता है, हायर एनर्जी ऑर्बिट में जाता है, तो ये क्या करेगा, तब ये एनर्जी को गेन करेगा, एनर्जी को गेन करेगा। ऑब्वियसली आप ये बात समझिए, देखो मान लो आप सीढ़ियों पे ऊपर चढ़ना चाह रहे हो, नीचे से ऊपर जाना चाह रहे हो, तो आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, अपनी ओर से एनर्जी लगानी पड़ेगी, ये समझ जाओ। और जब नीचे से, जब ऊपर से नीचे कूदते हो तो क्या करते हो, एनर्जी को कम हो जाती है, एनर्जी को कम लगानी पड़ती है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एनर्जी को रिलीज करते हैं। ठीक है, जब ये कहाँ आते हैं, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल तक आते हैं, तो ये क्या करते हैं, एनर्जी को रिलीज करते हैं। इतनी बात समझ में आई फ्रेंड्स? ठीक है, अब समझिए बात आगे की। मान लो एक हम बनाते हैं, एक न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर शेल्स हैं। ओके, ये इसके शेल्स हैं। अब इन शेल्स में मान लो ये n बराबर 1 है, ये n बराबर 2 है, ये n बराबर 3 है, ये n बराबर 4 है। अब कोई इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 से पहले 2 में गया, ठीक है, 2 से 3 में गया और 3 से 4 में गया, ये गया एक एक स्टेप में। ऐसा भी तो हो सकता था ये डायरेक्ट जा सकता था, n बराबर 1 से n बराबर 4 में जा सकता था, बिल्कुल जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये जब जा रहा है तो मुझे बताओ ये क्या करेगा, ये एनर्जी को गेन करेगा। जब ये जाएगा तब ये एनर्जी को क्या करेगा, गेन करेगा, क्योंकि ये आगे की ओर जा रहा है, क्योंकि आगे की ओर जा रहा है, लोअर से लो से हाई एनर्जी के ऑर्बिट में जा रहा है, तो ये क्या करेगा, एनर्जी को गेन करेगा। ठीक है, लेकिन अब बात पलटो, अब करते हैं उल्टी बात, इसको वापस लाने की। हाई एनर्जी के ऑर्बिट से जब ये वापस आएगा तो एक तरीका तो ये डायरेक्ट आ जाए, या फिर एक तरीका ये एक एक लेवल एनर्जी को कूद के आ जाए। तो फ्रेंड्स हर एक लेवल में कूद के आने के बाद या डायरेक्ट आने के बाद यहाँ से क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। क्या होगी, एनर्जी, एनर्जी रिलीज होगी। अब हमें पता है एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है, रेडिएशन की फॉर्म में रिलीज होगी। ठीक है, रेडिएशन की फॉर्म में रिलीज होगी। तो बस यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होती है फ्रेंड्स, वही हमें पता लगती है, वही हमें निकालनी होती है। अब जो यहाँ से रेडिएशन निकलती है उसी के कारण जो स्पेक्ट्रम बनते हैं, जो भी हमें स्पेक्ट्रम लाइन मिलती है स्पेक्ट्रोग्राफी से, उसे ही हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। समझ रहे हो? तो स्पेक्ट्रम का मतलब क्या हुआ, जो रेडिएशन के थ्रू जो एनर्जी निकली है, वो एनर्जी की जो लाइट है, वो जो रेडिएशन निकल रही है, वो किस लेवल की है, माइक्रोस्कोपिक लेवल की है, अल्ट्रावायलेट है, या फिर विजिबल है, या फिर इंफ्रारेड है, उसी से जो स्पेक्ट्रम बनता है उसी हम कहते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं? ओके, तो ये किसके बेस पे बनता है, ये बनता है रिलीज एनर्जी के बेस पे। ओके फ्रेंड्स, अब मैंने बता दिया ना, चाहे डायरेक्ट जंप करें चाहे स्टेप में जंप करें, एनर्जी हर एक पार्ट में निकलेगी, चाहे एक ही स्टेप जंप करे चाहे मल्टीपल स्टेप जंप करे, एनर्जी इसमें से रिलीज होगी। अगर हायर टू लो में आता है, एनर्जी लेवल से लो में आता है, तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। अब ये जो रिलीज एनर्जी हो रही है, इसी कारण जो स्पेक्ट्रम बनता है उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें, इट वाज स्टडीड बाय बामर। सबसे पहले इसे किसने स्टडी किया, अध्ययन किया, बामर ने किया था। द इमिशन ऑफ एनर्जी थ्रू द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द डिफरेंट एनर्जी लेवल। ये कहते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के द्वारा जो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, उसका कारण है कि इलेक्ट्रॉन के भिन्न भिन्न ऊर्जा स्तरों में संक्रमण होता है, ट्रांजिशन होता है। वही जो मैंने बताया, मान लो कोई एक इलेक्ट्रॉन है और वो क्या कर रहा है, वो n बराबर 5 एनर्जी लेवल से, n बराबर 5 वाले एनर्जी लेवल से और फर्स्ट वाले में जंप कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक जंप कर रहा है, देखो ये वाला, ये जंप कर रहा है ना सीधे सीधे यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। अब इस एनर्जी रिलीज से जो रेडिएशन निकली वो किस वेवलेंथ की निकली, किस वेवलेंथ की निकली, उसी से हमें क्या मिल जाएगा, स्पेक्ट्रम मिल जाएगा। उसी से हमें क्या मिल जाएगा, स्पेक्ट्रम मिल जाएगा। स्पेक्ट्रम मतलब कि वो किस रीजन में आ रही है। ठीक है, अल्ट्रावायलेट है, इंफ्रारेड है, और मतलब विजिबल है, वो किस तरह की वेवलेंथ है वो हमें बता देती है। तो इससे जब हम एक तरह से अरेंज कर लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। डिफरेंट वेवलेंथ को जब हम एक ऑर्डर में लगाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। समझ गए फ्रेंड्स? क्लियर हुआ? ठीक है, अब बात करते हैं कि सर
हम तो एनर्जी निकाल लेते, वेवलेंथ कहाँ से आ गई भाई, इजी है ना। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला एच न्यू होता है अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी हो, और एक और होता है एच सी अपॉन लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा निकाल लो, वेवलेंथ निकाल लो। जब वेवलेंथ निकल जाएगी एनर्जी से तो आपको पता लग जाएगा वेवलेंथ कौन सी है, अल्ट्रावायलेट है या विजिबल है या इंफ्रारेड है, बस होगी बात खत्म। ठीक है, समझ में आया? ओके, अब बात करते हैं कि सर इसमें और क्या खास बात है। ये पता लग गया कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में एनर्जी निकल गई, उस एनर्जी से हमने वेवलेंथ निकाल ली, वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज कर लिया, स्पेक्ट्रम मिल गया। ठीक है, खास बात क्या है? खास बात ये है फ्रेंड्स, अलग अलग एनर्जी लेवल में जंप करने के कारण अलग अलग टाइप की वेवलेंथ निकलती है। खास बात है ये। ओके, खास बात क्या है कि अलग अलग एनर्जी लेवल से अलग अलग टाइप की रेडिएशन के कारण अलग अलग टाइप की वेवलेंथ निकलती हैं, जिनसे अलग अलग स्पेक्ट्रम में मिलता है। तो देखो, सबसे पहले अगर कहीं से भी किसी भी हाई एनर्जी लेवल से अगर एनर्जी लेवल 1 में आता है तो जो हमें सीरीज मिलती है उसे हम कहते हैं लाइमन सीरीज। ये साइंटिस्ट के नाम पे रखे हुए हैं लाइमन सीरीज। और इसमें जो वेवलेंथ निकलती है वो कौन से रीजन की निकलती है? अल्ट्रावायलेट। तो लाइमन सीरीज में हमें पता लग गया कौन से रीजन की निकलती है, अल्ट्रावायलेट। और लाइमन सीरीज कब बनती है, अल्ट्रावायलेट कब बनती है? जब कोई भी आएगा n बराबर 1 में आके गिरेगा। किस में आके गिरेगा? फर्स्ट एनर्जी लेवल ऑर्बिट में, हायर चाहे दूसरे में ही है, अगर 1 में गिर रहा है तो भी जो सीरीज निकलेगी वो अल्ट्रावायलेट रेंज की निकलेगी। चाहे 5 में है, 1 में गिर रहा है तो भी जो सीरीज निकलेगी वो किस में निकलेगी? अल्ट्रावायलेट रीजन की निकलेगी। 5 में था, पहले 4 में गिर गया, कोई बात नहीं। 4 से लेकिन अगर 1 में आ रहा है, चाहे 3 2 1 करके 1 में ही आ रहा है, तब भी जो वहां से 2 से लेके 1 तक का जो रेंज निकलेगा वो क्या निकलेगा? वो निकलेगा कौन सा? लाइमन सीरीज का। ठीक है, अब देखो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में था और आके जंप कर रहा है, सेकंड में रुक जाता है, तो वहां से जो सीरीज मिलती है बामर मिलती है, और बामर विजिबल रेंज की होती है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो बामर होती है वो कौन सी रेंज की होती है? विजिबल, यानी इससे जो निकलने वाली वेवलेंथ है वो विजिबल लाइट की होती है। कैसी होती है? विजिबल लाइट की। ठीक है, बामर से ऊपर अगर एनर्जी लेवल 3 में गिरेगा तो पास्टर्न आती है। पास्टर्न कहते हैं n बराबर 4 में ब्रैकेट, n बराबर 5 में फुंड, और n बराबर 6 में आपके कोर्स में नहीं है लेकिन उसे कहते हैं हम्प्रे। क्या कहते हैं? हम्प्रे। ओके, तो ये जो होती है पास्टर्न से लेके और हम्प्रे तक सारी की सारी इंफ्रारेड रीजन की होते हैं, और जितने मतलब दूर हो जाती है उतनी ज़्यादा इंफ्रारेड होने लगती है। देखो, ये हमने लिखी ना, नियन इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड, मतलब और ज़्यादा इंफ्रारेड वाली हो जाती हैं। तो मेन क्या है? मेन है कि लाइमन यूवी में है, बामर विजिबल में है। ये दो तो खास आपको पता ही होना चाहिए कि अगर एनर्जी लेवल 1 में गिर रहा है लाइमन सीरीज बनेगी, अल्ट्रावायलेट रीजन की वेवलेंथ निकलेगी, और अगर n बराबर 2 में गिर रहा है तो बामर सीरीज बनेगी, विजिबल रेंज की विजिबल रेंज की वेवलेंथ निकलेगी। ओके, और इसके अलावा 3 से लेके 5 to 6 किसी में भी अगर गिर रहा है तो उससे कौन सी बनती है? उससे सिर्फ और सिर्फ इंफ्रारेड बनती है। कम वाले में नियर इंफ्रारेड, ज़्यादा वाले में फार इंफ्रारेड, बस। और नाम याद कर लेना, n बराबर 3 के लिए पास्टर्न, n बराबर 4 के लिए ब्रैकेट, फुंड, और n बराबर 6 के लिए हम्प्रे। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलो अभी याद भी हो जाएगा जब मैं रिपीट करूँगा। ठीक है, अब यहाँ से फ्रेंड्स एक आता है कि सर एनर्जी लेवल तो हमें पता है, एनर्जी लेवल की तो एनर्जी निकाल सकते हैं, एनर्जी लेवल से हम वेवलेंथ वगैरह कैसे निकालते हैं? तो इसका फ्रेंड्स एक और फॉर्मूला भी आता है, रिडबर्ग फॉर्मूला। तो रिडबर्ग फॉर्मूला में देखो ये होता है न्यू बार, इसे हम क्या कहते हैं? मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इसे कहते हैं न्यू बार। न्यू मतलब एक ग्रीक लेटर है और बार इसके ऊपर जो साइन लगा हुआ है वो बार है। ठीक है, तो न्यू बार कहते हैं। और न्यू बार ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है वेव नंबर को, कि नंबर ऑफ वेव्स कितने बने, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। ध्यान दीजिएगा, स्पेक्ट्रल लाइन एंड द नंबर ऑफ वेव आर एंटायरली डिफरेंट, दोनों एक नहीं है, अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो ये वेव नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और वेव नंबर के साथ साथ एक और चीज, ये जो होता है, ठीक है, ये जो होता है वेव नंबर, इसका जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है? वेवलेंथ होता है। ठीक है, या फिर वेवलेंथ का रेसिप्रोकल वेव नंबर होता है। एक ही बात, ठीक है, समझ में आता है? तो यहाँ से जो वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है 1/λ इज इक्वल होता है r इंटू जेड स्क्वायर, जेड इज द एटॉमिक नंबर, इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, बहुत सारी बुक्स में ना ये भी लिखा होगा n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर, और ये सब भी लिखा होगा, लेकिन फ्रेंड्स एग्जैक्टली जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान दीजिएगा। देखो, जनरली मैं जो ये फॉर्मूला लिखता हूँ उसमें लिखने का एक बहुत अच्छा तरीका है मेरा, वो ये है कि यहाँ n1 जो होता है वो लोअर एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है, और n2 जो होता है वो हायर एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ गए? ओके, अब यहाँ से क्या फ़ायदा होगा? यहाँ से फ़ायदा ये होगा कि आपको कभी भी ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं n की वैल्यू ज़्यादा वाली रखूँ या कम वाली। मैंने कह दिया ना, n1 जो है वो लोअर एनर्जी लेवल है और n2 जो है हायर एनर्जी लेवल है। आपको सोचने नहीं, अगर मैं कह रहा हूँ n बराबर 5 से n बराबर 2 में गिर रहा है, तो मुझे बताओ n1 की वैल्यू क्या होगी? n1 की वैल्यू 2 होगी और n2 की वैल्यू 5 होगी, बात खत्म।
ठीक है, क्योंकि N1 लोअर एनर्जी लेवल और N2 हायर एनर्जी लेवल। भले वो 5 से 2 में गिर रहा है, या मैं कहता हूँ अगर 2 से 5 में जंप कर रहा है तब भी N1 बराबर 2 ही रहेगा और N2 बराबर 5 ही रहेगा, ईजिली आपका निकल जाएगा। अब आप कहोगे सर इसमें तो चेंजेस आएंगे, इसमें तो माइनस प्लस आ जाएगा। हाँ जी, माइनस प्लस आएगा तो आपको ये बताएगा कि एनर्जी रिलीज हो रही है या गेन हो रही है। ओके ओके फ्रेंड्स, ठीक है, दिस इज माय फॉर्मूला और ये कभी आपका गलत नहीं होगा, इस बात की मेरी गारंटी, सॉल्व करना भी ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें आर क्या है। देखो फ्रेंड्स, आर जो होता है ये रिडबर्ग कांस्टेंट है, जो होता है 109,678 सेंटीमीटर इनवर्स, ये इसकी वैल्यू होती है। इसको एक और वैल्यू हम लिख सकते हैं 1.09 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स भी इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं, आर बराबर। ठीक है, और एक और जेड क्या है, जेड यहाँ पर एटॉमिक नंबर है। अब आप कहोगे सर जब हाइड्रोजन एटम है तो उसका तो एटॉमिक नंबर 1 होता है, जेड रख के क्या कर लिया। फ्रेंड देखो, हाइड्रोजन एटम के लिए तो है ही, साथ में ये हीलियम पॉजिटिव के लिए भी तो काम कर रहा है, लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए भी तो काम कर रहा है। उनका तो एटॉमिक नंबर 1 नहीं होता, उनका तो 2 और 3 होता है। ठीक है, तो हीलियम के लिए जेड बराबर कितना आएगा, 2 आएगा। लिथियम के लिए जेड बराबर कितना आएगा, 3 आएगा। लिथियम 2 पॉजिटिव वाला आता है जनरली और हीलियम 1 वाला, तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है, इनसे आप कर सकते हैं इजीली, समझ गए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आता है सबसे फ्रेंड्स आपके एग्जाम में सबसे अच्छा, वो आता है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, कि कितनी स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी। मान लो आपको एनर्जी लेवल दे दिया n बराबर 5 और उसे जंप करा दिया इन्होंने n बराबर 2 में। अब वो ये पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक कितनी स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी। स्पेक्ट्रल लाइन का मतलब क्या है कि वो कितने तरीके से जंप करके n बराबर 2 में आ सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड उसके लिए फॉर्मूला है n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1/2, n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1/2। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें आप ध्यान देना, n1 आपका लोअर एनर्जी लेवल है, मैं फिर से आपको बता दूं। ठीक है, और n2 बराबर क्या है, हायर एनर्जी लेवल। तो सोचने वाली कोई बात ही नहीं है, बस आप इजीली इसमें रख के कर सकते हो। मुझे बताओ 5 के लिए और 2 के लिए कितनी यहाँ पर स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन क्या आएगा। ठीक है, ये आप मुझे बता सकते हैं और बताने के बाद मैं आपको इसे प्रूफ करके दिखाऊंगा। ठीक है, चलो मुझे पहले बताना कमेंट में लिख के, फिर मैं आपको इसे प्रूफ कर दूंगा जब भी आप कहेंगे, जिस भी वीडियो में कहेंगे उस वीडियो में। ठीक है, ओके। अब देखो फ्रेंड्स, जो हमने सीरीज पढ़ी थी, हमें पता था अलग अलग एनर्जी लेवल में गिरने के कारण अलग अलग सीरीज बनती है। तो इन सीरीज का एक बार शॉर्ट ओवरव्यू, थोड़ा सा अब इन्हें मतलब एक शॉर्ट ओवरव्यू के साथ साथ थोड़ा सा इन्हें डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं कि क्या चीज़ है। ज़्यादा तो डिटेल नहीं दूंगा, लेकिन जो मेन पॉइंट्स है वो आपको बता दूंगा। ठीक है, और खासकर एग्जाम में कहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है वो आपको यहाँ पे पता लग जाएगा। ठीक है, तो देखो लायमन सीरीज कब बनती है, जब किसी भी हायर एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में गिरता है। तो इसके लिए जो n1 की वैल्यू रहेगी हमेशा 1 रहेगी, और n2 की वैल्यू इससे ऊपर कुछ भी हो सकती है, 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकती है n2। जब ऊपर वाले एनर्जी लेवल से अगर n बराबर 1 में गिरेगा तो जो सीरीज वहाँ से निकलेगी, जो वेवलेंथ निकलेगी वो अल्ट्रावायलेट रीजन की होगी, और जो उसके कारण सीरीज बनती है वो लायमन सीरीज बनती है। ओके फ्रेंड्स, तो कैसी बनती है, अल्ट्रावायलेट यूवी रीजन की वेवलेंथ हमें मिलती है। इतनी बात क्लियर हो गई। ओके, अब एक बात और, क्या ये दोनों टाइम में बनता है? यस, ये उत्सर्जन एवं अवशोषण दोनों स्पेक्ट्रम में मिलती है। लायमन सीरीज ऐसी है जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रिलीज करेगा और जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करेगा। ठीक है, रिलीज करेगा और गेन करेगा, ये दोनों में बन सकती है। लायमन सीरीज दोनों में बनती है। ओके, पॉइंट शुड बी क्लियर, ये आपको पता होना चाहिए कि लायमन सीरीज इमिशन में भी बनती है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा दोनों में बनती है। ठीक है, दोनों स्पेक्ट्रम में ही हमें मिलती है। ठीक, अब बात करते हैं, देखो मैंने बता दिया फॉर द लायमन सीरीज n1 की वैल्यू 1 होगी, n2 की वैल्यू 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है, n1 से ऊपर वाला एनर्जी लेवल कोई सा भी हो सकता है। तो रिडबर्ग फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, न्यू बार इज इक्वल 1/λ r z स्क्वायर, 1/n1 की जगह 1 स्क्वायर माइनस n2 की जगह 2 3 4 जो भी स्क्वायर आएगा वो आ जाएगा। तो यहाँ पे n1 की वैल्यू 1 फिक्स हो जाती है। यार इतनी ज़्यादा मतलब उसमें आपको कुछ ये नहीं है कि फॉर्मूला याद रखो या कुछ भी याद रखो, आप यहाँ से कर सकते हैं। एक और फ्रेंड्स एक और चीज़ बता दो, देखो एनर्जी का फॉर्मूला भी आपको बता दूँ। देखो एनर्जी के फॉर्मूले 2-3 आप लगा सकते हो, जब आपको जूल में निकालनी हो, जब आपको कहीं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है तो कौन सा फॉर्मूला भी यूज़ करेंगे। ठीक है, फिलहाल मैं बता दूँ एनर्जी इमिटेड के लिए, किसके लिए, एनर्जी इमिटेड, क्योंकि जनरली अगर हायर से लोअर में जंप करता है, हायर टू लो, तो एनर्जी को रिलीज करता है, इमिट करता है। तो एनर्जी इमिशन के लिए क्या होता है, ये होता है -13.6 इंटू, ठीक है, -13.6 इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। इससे आप इजीली निकाल सकते हो, और जो यहाँ से एनर्जी निकलेगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलेगी। अगर आपको इससे जूल में निकालना है
तो ये होते हैं -2.18 इंटू 10⁻18 इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। अब आपको पता लग गया होगा, अगर एनर्जी लेवल मुझे 1 में कुदाना है तो n1 बराबर 1 और n2 बराबर जो भी हाई एनर्जी लेवल है जहाँ से भी वो जंप करके आता है वो यहाँ से एनर्जी भी निकाल सकते हो और फिर आप उससे वेवलेंथ भी निकाल सकते हो, E इज इक्वल hc/λ से, या फिर यहाँ से डायरेक्ट रेडबर्ग फॉर्मूला यूज़ करके भी वेवलेंथ निकाल सकते हो। सब चीज़ मिला जुला के एक ही बात है, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहाँ से जो एनर्जी निकलेगी किसमें निकलेगी, जूल में। चलते हैं आगे। तो लेमन से रीच के लिए देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है कि भाई लार्जेस्ट वेवलेंथ कब बनती है और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब बनती है। अब यहाँ से लार्जेस्ट और शॉर्टेस्ट से समझने से पहले एक कंसेप्ट और समझो कि E इज इक्वल जो होता है वो होता है hc/λ। तो यहाँ से मैं ये देखता हूँ कि जो E है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा के है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ अगर एनर्जी बढ़ी लैम्डा घटी, अगर लैम्डा बढ़ा तो एनर्जी घट जाएगी, यानी जब वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो एनर्जी कम होगी और अगर वेवलेंथ कम है तो एनर्जी ज़्यादा होगी। तो मुझे बताओ अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है तो हाईएस्ट एनर्जी का होगा कि नहीं होगा, हाईएस्ट एनर्जी इसमें से बनेगी। और अगर लार्जेस्ट वेवलेंथ प्रोड्यूस हो रही है तो उसमें से लोवेस्ट एनर्जी निकलेगी, बिकॉज दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है, अच्छा है। अब ये कह रहे हैं लार्जेस्ट वेवलेंथ, लाइमन से रीच के लिए लार्जेस्ट वेवलेंथ कौन से ट्रांजिशन में होगी कि कहाँ से कहाँ जंप करने पर लार्जेस्ट वेवलेंथ आएगी। तो फ्रेंड n बराबर 1 से n बराबर 2 में जंप करने पर लार्जेस्ट वेवलेंथ आएगी, ये याद रखना। और शॉर्टेस्ट कब आती है, जब सबसे ज़्यादा दूर जंप करता है, शॉर्टेस्ट तब आती है n बराबर 1 से n बराबर 2 में। अब यहाँ से एक और चीज़ है, मान लो मैंने कहा कि कौन से उसमें लाइमन सीरीज में सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आएगी, और आपके पास कुछ ऑप्शन ऐसे हैं n1 बराबर 1 से, n1 क्या लिखना है, मैं n बराबर 1 से लिख देता हूँ सीधे, आप मुझे बस बता देना। n बराबर 1 से n बराबर 5 में आएगी शॉर्टेस्ट, b n बराबर 1 से n बराबर 6 में आएगी शॉर्टेस्ट, c n बराबर 1 से n बराबर 3 में आएगी शॉर्टेस्ट, या d n बराबर 1 से n बराबर इन्फिनिटी में आएगी शॉर्टेस्ट। तो शॉर्टेस्ट किस में आएगी फ्रेंड्स, शॉर्टेस्ट आएगी डी लास्ट वाले में। जितनी ज़्यादा दूर ट्रांजिशन होगा उतनी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और उतनी हाईएस्ट एनर्जी। तो ये किसके लिए है, ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए, तो मैंने आपको बता दिया। ओके, क्लियर हुआ, ठीक है। अगर इन्फिनिटी ना दिया होता, मान लो यहाँ पे इन्फिनिटी ना देके इन्होंने क्या दिया होता, यहाँ पर इन्फिनिटी की जगह 2 लिखा होता मान लो, तब क्या होता भाई, तब आंसर क्या होता, तब ये ना होता आंसर, तब हो जाता हमारा n1 बराबर 1 से n1 बराबर 5, क्योंकि लार्जेस्ट इसी में ट्रांजिशन है। तो लार्जेस्ट ट्रांजिशन के लिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए हाईएस्ट एनर्जी, और ऑब्वियसली होनी भी हाईएस्ट एनर्जी। क्यों होनी है भाई, देखो तो सबसे ज़्यादा एनर्जी लेवल से सबसे कम एनर्जी लेवल में आएगा तो सबसे ज़्यादा एनर्जी तो रिलीज करके आएगा। n1 बराबर 5 है, अगर n बराबर 5 है तो एनर्जी भी तो उस एनर्जी लेवल की बहुत ज़्यादा है, और उससे सबसे छोटे में आ रहा है तो सारी एनर्जी जितनी होगी वो सारी निकाल देगा, बस हाईएस्ट एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आया, तो आपस में मिक्सअप है। ओके, अब ये जो लाइमन सीरीज के लिए कंसेप्ट समझाया फ्रेंड्स, यही सब चीज़ें आपको बाकी सब सीरीज के लिए याद रखनी है, और मैंने इनका एक ओवरव्यू यहाँ पे दिया हुआ भी है, तो जल्दी जल्दी अब उसे रिवाइज करेंगे। देखो बामर सीरीज के लिए क्या होगा बताओ, बामर सीरीज के लिए लोअर कितना होगा n1 बराबर 2, और हायर कितना होगा 2 से ऊपर सब कुछ 3 4 5 6 टू इन्फिनिटी। ठीक है, और इसमें क्या होगा, उच्च ऊर्जा स्तर से द्वितीय ऊर्जा स्तर में ट्रांसफर हो रहा है, ये मैंने बता ही दिया। दे आर फाउंड इन विजिबल रीजन, जो यहाँ से वेवलेंथ आएगी वो किसकी आएगी, वेवलेंथ किसकी होगी, विजिबल रीजन की होगी, यानी यहाँ से जो भी हमारी विजिबल रीजन वाली वेवलेंथ है वो बनेगी, जिसमें हमारी रेड मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में विबग्योर, तो वायलेट से लेकर रेड तक बनेगी। ओके, तो ये आपको पता है रिजबर्ग फॉर्मूले में n1 की जगह 2 आ जाएगा और n2 की जगह 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, कम वाला नहीं आ सकता, ज़्यादा वाला आएगा। ओके, लार्जेस्ट वेवलेंथ कब बनेगी, जब सबसे कम ट्रांजिशन होगा, n1 बराबर 2 से n1 बराबर 3 के बीच जो होगी वो लार्जेस्ट वेवलेंथ बनेगी। लार्जेस्ट वेवलेंथ के साथ शॉर्टेस्ट एनर्जी निकलेगी। ओके, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब बनेगी, जब n2 बराबर से लेके इन्फिनिटी तक होगा, और इस केस में जो एनर्जी निकलेगी कितनी निकलेगी, हाईएस्ट एनर्जी निकलेगी। और फ्रेंड आपको कहोगे सर आप ये तो बता नहीं रहे हो, फ्रेंड देखो इन्हें मैं आपको बता भी दूं, ये आप याद तो नहीं कर सकते, याद नहीं कर पाने के, ये आपको कैलकुलेट ही करनी पड़ेगी, कोई इतना रट्टा मार के जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कहूँगी याद कर लो, नहीं, जब आएगा कैलकुलेट कर लो, ईजिली कैलकुलेट हो जाएगी, वो इतनी बड़ी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। देखो हमें क्या करना है,
हमें पता है 1/λ इक्वल क्या होता है, r इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/2 माइनस 1/3 स्क्वायर। अब यहाँ जेड जो मैंने रखा हुआ है वो हाइड्रोजन एटम के लिए रखा है, तो जेड बराबर 1 रखा हुआ है, तब तो मैं इजीली सॉल्व कर रहा हूँ। और मान लो मैं आपको ये बता दूं कि बार्मर सीरीज के लिए ट्रांजिशन इतना है और वो आ जाए हीलियम एटम के लिए, तो आप यहाँ पे गलत कर दोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी ध्यान रखना, फॉर्मूला याद करो, कंसेप्ट याद करो, बस अपने आप से जब कैलकुलेट करने के लिए आ जाए, जो कैलकुलेट करने के लिए जाए उसे कैलकुलेट करो, इजीली निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, याद करना चाहो तो कर लो, मैंने तो सारी लिख दी हैं। ओके, बात करते हैं थर्ड पास्ट टेंस सीरीज। जल्दी से बताओ n1 बराबर क्या होगा और n2 बराबर क्या होगा, लिख देना नीचे, कमेंट कर देना बॉक्स में। ठीक है, ओके, लार्जेस्ट के लिए क्या होगा, सबसे पास का ट्रांजिशन, शॉर्टेस्ट के लिए सबसे दूर का ट्रांजिशन, लार्जेस्ट वेवलेंथ लोवेस्ट एनर्जी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हाईएस्ट एनर्जी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज के लिए n1 बराबर बताओ 4 और n2 बराबर 5 6 7 8 डैश 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 इन्फिनिटी तक, जो भी है हाई एनर्जी लेवल हो सकते हैं, लोअर का नहीं हो सकता। n2 बराबर 3 नहीं होगा, ध्यान देना, ब्रैकेट सीरीज n2 बराबर 3 में नहीं होगी। ठीक है, तो ये पता लग गया। अब ये कैसे होते हैं, इंफ्रारेड रीजन के होते हैं। हाँ, पास्टन का भी बता दो, पास्टन भी इंफ्रारेड में होती है और ये भी इंफ्रारेड में होती है, ब्रैकेट भी। और ब्रैकेट के बाद देखो, लार्जेस्ट के लिए नियरेस्ट, शॉर्टेस्ट के लिए सबसे ज़्यादा दूर। फुन के लिए क्या होगा, n1 बराबर 5 होगा, n2 बराबर इससे ऊपर 6 7 8 डैश डैश इन्फिनिटी तक, जहाँ तक भी हम ले सकते हैं वहाँ तक। ठीक है, क्लियर हुआ। फुन सीरीज के लिए लार्जेस्ट सबसे नियरेस्ट 5 से 6 और शॉर्टेस्ट 5 से इन्फिनिटी। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुआ। अब ये ध्यान देना, फुन मिलती है किसमें, ये भी इंफ्रारेड में मिलती है। तो अब हमारे पास सारी की सारी हमने वेवलेंथ वगैरह सब पढ़ ली, शॉर्ट ओवरव्यू आ गया। अब इसमें से ये ध्यान देना कि जो लाइमन सीरीज है इज फाउंड इन बोथ इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इसमें दोनों तरह के स्पेक्ट्रम मिलते हैं, इमिशन भी एब्जॉर्प्शन भी। और जबकि बामर, पास्चर, ब्रैकेट एंड फुन में केवल इमिशन स्पेक्ट्रम मिलता है, सिर्फ इमिशन स्पेक्ट्रम में मिलता है। ओके फ्रेंड्स, सो दिस वाज योर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम टॉपिक। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट मैंने थी बताई आपको, इनको नोट्स जरूर बनाना, शॉर्ट नोट अपने पास जरूर बनाना इनके। ठीक है, ओके, आई होप कि काफ़ी अच्छी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और फिर भी अगर कुछ रह गया तो आप मुझे बता देना, मैं आपको उसके डिटेल एक्सप्लेनेशन भेज दूंगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए, बिना प्रैक्टिस करे कभी हम कोई टॉपिक में कंप्लीट नहीं मानता, बिना प्रैक्टिस क्वेश्चन करे। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस क्वेश्चन आता है सबसे फर्स्ट, इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द डिफरेंट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज आर प्रेजेंट इन। ये कह रहे हैं लाइमन सीरीज में जो स्पेक्ट्रल लाइन्स होती हैं वो कौन से रीजन में उत्पन्न होती है, अल्ट्रावायलेट में, इंफ्रारेड में, विजिबल में या फार इंफ्रारेड में। हमें पता है लाइमन सीरीज सबसे पहली थी और लाइमन सीरीज की कौन सी होती है, अल्ट्रावायलेट रीजन की होती है। ठीक है, सो ए इज द करेक्ट आंसर, तो इसका फर्स्ट ही आंसर हो जाता है यूवी रीजन। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इफ द इलेक्ट्रॉन फॉल फ्रॉम n बराबर 3 टू n बराबर 2 देन इमिटेड एनर्जी। ये कहना है यदि इलेक्ट्रॉन n बराबर 3 से n बराबर 2 तक गिरता है तो उत्सर्जित ऊर्जा कितनी है। अब देखो ऊर्जा इन्होंने कितनी दे रखी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो मैं ई का फॉर्मूला क्या रखूंगा, -13.6 इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप कहोगे सर आपने यहाँ माइनस क्यों लगाया, तो देखो माइनस इसलिए आ रहा है, दो रीज़न है। रीज़न ये है कि एक तो एनर्जी रिलीज हो रही है, और जब भी एनर्जी रिलीज होगी तो समझ लेना वो नेगेटिव में होगी। एनर्जी रिलीज अगर हो रही है तो नेगेटिव होगी। ओके, इसलिए ठीक है फ्रेंड्स, तो E इज इक्वल क्या हो गया, -13.6। अब क्योंकि इन्होंने कोई भी यहाँ पे एटॉमिक नंबर वगैरह नहीं दिया तो इसमें कोई जेड वगैरह रखने की जरूरत नहीं। अगर दिया होता तो जेड स्क्वायर रखा जाता। मैं यहाँ लिख देता हूँ कहीं पे, यहाँ लिख भी देता हूँ, अगर कभी एटॉमिक नंबर दिया है तो एटॉमिक नंबर के साथ सॉल्व करना पड़ेगा और यहाँ जेड स्क्वायर की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ओके, तो 13.6 इंटू 1/n1 कितना है बताओ, n1 कितना होगा 2, n2 बराबर कितना होगा 3। अब आप कहोगे सर गिर तो 3 से 2 में रहा है तो n1 बराबर तो 3 होना चाहिए। नहीं फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया ना, जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ उसमें n1 हमेशा लोअर रखना है और n2 हमेशा हायर रखना है, कभी गलती नहीं करोगे, अदरवाइज गलती ही करके आओगे। तो n1 बराबर 2 तो 1/2 का स्क्वायर माइनस n2 बराबर 3 तो 1/3 स्क्वायर। तो E इज इक्वल कितना रह गया, -13.6 इंटू 1/4 माइनस 1/9। अब इनका एलसीएम वगैरह निकाल के जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो यह जगह -13.6 इंटू 5/36। और जब आप इसे कैलकुलेट करोगे कट पिट के तो जो यहाँ से एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप इसे करके देख लेना, इजीली आ जाएगी 1.9 इलेक्ट्रॉन
वोल्ट की एनर्जी यहाँ से आती है। सो कौन सा आंसर हुआ फ्रेंड्स? आंसर नंबर थर्ड वाला हमारा एग्जैक्ट आंसर है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स एनर्जी निकालने के। इसमें एनर्जी निकलवाई है, किसी और में आपसे वेवलेंथ निकलवा सकता है, तो इस तरह के क्वेश्चन ये आते ही रहते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लाइन इन द पास्टन सीरीज ऑफ Li 2 पॉजिटिव आयन? अब देखो इसमें भी तो पास्टन सीरीज आई है। अब पास्टन सीरीज में सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य पूछ रहा है, शॉर्टेस्ट पूछ रहा है। शॉर्टेस्ट में मुझे बताओ क्या होगी, है ना बढ़िया क्वेश्चन, इस तरह का ही एग्जाम में आता है। और Li 2 पॉजिटिव आयन का पूछ रहा है। ठीक, तो हमें पता है शॉर्टेस्ट तरंग दैर्ध्य के लिए ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होना चाहिए? N1 बराबर कहाँ से कहाँ होना चाहिए बताओ? N1 बराबर 3 में होना चाहिए, N2 बराबर कहाँ से? इन्फिनिटी से। समझ गए? शॉर्टेस्ट के लिए मैंने बताया था ना, शॉर्टेस्ट के लिए सबसे बड़ा होना चाहिए। अब आप कहोगे सर N1 बराबर 3 क्यों लिया? अरे भैया पास्टन सीरीज बोल रहा है वो, पास्टन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन आके किस में गिर रहा है? एनर्जी लेवल 3 में गिर रहा है। ओके, इसलिए लिया। अब एक और बात, Z कितना लेंगे? Z लेंगे 3 बिकॉज ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव है, लिथियम के लिए Z कितना होता है? 3 होता है। ठीक, तो अब हमें क्या लगाना है बताओ कि सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य रेखा क्या है? हमें बताना है लैम्डा। तो 1/लैम्डा इज इक्वल क्या हो जाएगा? R इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। तो 1/लैम्डा इज इक्वल R इंटू, क्योंकि सारे आंसर R में हैं तो मैंने R एज इट इज रख लिया, जेड स्क्वायर 3 का स्क्वायर इंटू 1/N1 स्क्वायर, N1 स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर दैट इज 9 माइनस 1/N2 दैट इज इन्फिनिटी का स्क्वायर। अब इन्फिनिटी का स्क्वायर तो जीरो ही होगा, ये तो जीरो ही होगा, खत्म हो गया। 1/इन्फिनिटी तो जीरो होता है, तो ये तो खत्म हो गया। तो क्या बचा? R इंटू 9 यहाँ से बचा, और इंटू में 1/9, तो 9 से 9 कैंसिल। 1/लैम्डा बराबर क्या रहेगा? R। तो R बराबर क्या रहेगा बताओ? लैम्डा बराबर क्या रहेगा? 1/लैम्डा बराबर R है, तो लैम्डा बराबर क्या रहेगा? 1/R। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर, थर्ड दैट इज 1/R। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया? अब जब R की वैल्यू नहीं दी गई है ना, तो R को मैंने रखा भी नहीं और मैंने निकाल दिया। तो बस आपको फ्रेंड्स ये पता होना चाहिए कौन सी सीरीज है, कौन सी सीरीज में ट्रांसफर होगा, कहाँ से होगा, और शॉर्टेस्ट कब बनती है? जब सबसे बड़ा ट्रांजिशन होता है, और लॉन्गेस्ट कब बनती है? जब सबसे छोटा ट्रांजिशन होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ लाइन इन द लाइमन सीरीज ऑफ He पॉजिटिव? अब देखो इसमें लाइमन सीरीज का है, मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए आया है, लाइमन सीरीज की मैक्सिमम। ठीक है, तो हमें पता है लाइमन सीरीज के लिए N1 बराबर 1 होता है, और N2 बराबर कितना रहेंगे बताओ? इन्फिनिटी या जस्ट नेक्स्ट 2। समझ गए? सबसे कम ट्रांजिशन मैक्सिमम वेवलेंथ, सबसे कम ट्रांजिशन मैक्सिमम वेवलेंथ। समझ गए? ओके, अब जब समझ गए हो तो जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करो। तो 1/लैम्डा इज इक्वल R इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/N1 स्क्वायर 1/N2 स्क्वायर। ओके, तो 1/लैम्डा इज इक्वल क्या हो गया? R इंटू जेड स्क्वायर। जेड कितना है बताओ? हीलियम पॉजिटिव है भाई, जेड बराबर कितना है? 2। तो 1/2 स्क्वायर इंटू 1/N1 स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर। तो 1/लैम्डा इज इक्वल 4R इंटू 1 माइनस 1/4, तो 4 माइनस 1 3/4 रह गया। तो 1/लैम्डा इज इक्वल 4R इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल, 1/लैम्डा इज इक्वल 3R, और लैम्डा बराबर क्या आएगा? 1/3R। ये आएगा फ्रेंड्स, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर हुआ? तो ये आंसर है इसका। ठीक है, था ना पहले के जैसे, बस इसमें जो चीज़ थी मैक्सिमम वेवलेंथ पूछी पास्टन की बजाय लाइमन की पूछी, पास्टन की पूछते तब आप N बराबर 3 से 4 में कर देते, जस्ट नेक्स्ट वाले में कर दो मैक्सिमम के लिए। ठीक है, लोवेस्ट एनर्जी के लिए जस्ट नेक्स्ट वाले में कर दो, हाईएस्ट एनर्जी के लिए सबसे ज़्यादा दूर वाले में करो, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए सबसे ज़्यादा दूर वाले में करो। ठीक है, क्योंकि एनर्जी एक दूसरे के और वेवलेंथ एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5। The frequency of radiation emitted when the electron falls from n बराबर 4 to 1 in the hydrogen atom। ये कह रहे हैं हाइड्रोजन
परमाणु में जब एक इलेक्ट्रॉन n बराबर 4 से n बराबर 1 पर गिरता है तो उत्सर्जित विकिरणों की आवृत्ति बतानी है। इस बार एनर्जी नहीं बतानी, आवृत्ति बतानी है। तो बहुत ईजी है, अगर एक बार एनर्जी निकल जाए तो E इज इक्वल एच न्यू से हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले एनर्जी निकाल लो। E इज इक्वल क्या होता है? E इज इक्वल होता है -13.6 इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, यही तो है। और हाइड्रोजन एटम है तो जेड स्क्वायर रखने की जरूरत नहीं है, 1 ही आएगा। तो E इज इक्वल -13.6 इंटू 1/n1। n1 कितना है? लोअर एनर्जी लेवल, दैट इज 1 स्क्वायर। ओके, और n2 बराबर कितना है? 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया। तो -13.6 इंटू 16 माइनस 1 15/16 ये रह गया। तब E बराबर यहाँ से कितना आ रहा है फ्रेंड्स? यहाँ से आ रहा है 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसमें E आ रहा है। अब जब E आ गया तो मुझे बताइए, इन्होंने सेकंड इनवर्स में दे रखा, तो एनर्जी को कहाँ में बदलना पड़ेगा? जूल में बदलना पड़ेगा। तो E इज इक्वल क्या हो जाएगा जूल में बदलने के लिए? बहुत ईजी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। तो E इज इक्वल कितना आ गया एनर्जी में? E इज इक्वल आ जाएगा ये 2.04 इंटू 10⁻18 जूल आ जाएगा। अब यहाँ से जब एनर्जी आ गई तो क्या मैं फ्रिक्वेंसी नहीं निकाल सकता? निकाल सकता हूँ। E इज इक्वल क्या होता है? एच न्यू। न्यू बराबर क्या हो गया? E/h, ये हो गया। तो E बराबर 2.04 इंटू 10⁻8 और h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻34। तो यहाँ से जो न्यू आएगी वो कितनी आएगी? वो आएगी 3.08 इंटू 10⁻15। ओके, ये यहाँ से आंसर आएगा फ्रीक्वेंसी का। तो 3.08 इंटू 10⁻15 थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। An electron is excited hydrogen atom falls from 5th energy level to the 2nd energy level। ये कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में 5th एनर्जी लेवल से 2nd में गिरता है। तो n1 बराबर 2 है, n2 बराबर 5 है। ठीक, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन द स्पेक्ट्रम लाइन विल बी ऑब्जर्व एंड इज पार्ट ऑफ विच सीरीज ऑफ द एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ये कह रहे हैं तो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्पेक्ट्रम रेखा देखी जाएगी, किस क्षेत्र में, और ये परमाणु स्पेक्ट्रम की किस श्रेणी का हिस्सा है। इन दोनों चीज बतानी है। एक तो बताना है कि अल्ट्रावायलेट है, विजिबल है या इंफ्रारेड है। दूसरा बताना है कौन सी सीरीज है, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फोन कौन सी है, ये बताना है। तो ध्यान दो, बहुत ईजी है। कहाँ गिर रहा है? n1 बराबर 2 में। जब n1 बराबर 2 में गिर रहा है, चाहे कहीं से भी गिर रहा हो, तो ये कौन सी सीरीज होती है? ये सीरीज होती है बामर। कौन सी सीरीज होती है? बामर सीरीज होती है। और बामर सीरीज हमेशा कैसी होती है? विजिबल। बामर कैसी होती है? हमेशा विजिबल होती है। ओके फ्रेंड्स, तो कौन सा आंसर सही है? फर्स्ट। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द थर्ड लाइन ऑफ द बामर सीरीज इन द इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ड्यू टू द ट्रांजिशन फ्रॉम। ये कह रहा है बामर सीरीज की थर्ड लाइन बन रही है, तो जो ट्रांजिशन है वो कहाँ से कहाँ है? स्पेक्ट्रम की थर्ड लाइन के ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ है? फ्रेंड, थर्ड लाइन का मतलब क्या हुआ समझो, और बामर सीरीज से है वो समझो। देखो, बामर सीरीज में क्या होता है, कहीं भी हो n1 बराबर 2 होता है, यानी कहीं से भी आएगा n1 बराबर 2 में आएगा। तो मुझे बताओ n1 बराबर 2 है तो फर्स्ट सीरीज के लिए n2 बराबर 3 होगा कि नहीं होगा? फर्स्ट के लिए। सेकंड लाइंस कब बनेगी? जब n3 बराबर 4 होगा। ओके, और थर्ड कब बनेगी? जब n4 बराबर क्या होगा? 5 होगा। ठीक है, तो यहाँ से पहली लाइन तो यहाँ से निकलेगी, दूसरी लाइन 5 से निकलेगी, तीसरी लाइन यहाँ से निकलेगी। तो तीसरी लाइन मतलब 5वीं से दूसरी में। तो बी इज द करेक्ट आंसर, 5th बॉल ऑर्बिट टू 2nd बॉल ऑर्बिट। समझ में नहीं आया? दोबारा समझो। चलो, मान लो ये एनर्जी लेवल 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक है, मुझे बताओ थर्ड लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम कहाँ से आएगी? भाई पहली लाइन स्पेक्ट्रम की यहाँ से आएगी, दूसरी यहाँ से आएगी, तीसरी तो यहीं से आएगी ना n बराबर 5 से। तो 5th बॉल ऑर्बिट से सेकंड के लिए थर्ड लाइन स्पेक्ट्रम क्या आती है? थर्ड लाइन। ओके, क्लियर हुआ? ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इमिशन
lines obtained when the excited electron of an H atom H बराबर 5 drops to the ground state। फ्रेंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। H n बराबर 5 से ग्राउंड स्टेट में कूद रहा है, तो मैं आपको बता दूं ग्राउंड स्टेट के लिए n1 बराबर 1 होता है और n2 जहां से वो आ रहा है दैट इज 5 से। अब क्या बताना है, रेखाओं की संख्या बतानी है स्पेक्ट्रम लाइन की। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला आपको मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, ये बताया था n2 माइनस n1 n2 माइनस n1 प्लस 1 एंड कंप्लीट डिवाइडेड बाय 2। तो n2 की वैल्यू रखो, n1 की वैल्यू रखो, दैट इज 5 माइनस 1 इंटू 5 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से रह गया 4 और यहाँ से रह गया 5, तो 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 20/2 दैट इज 10। यही आंसर हो गया, 10 इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये स्पेक्ट्रल लाइन है। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे, हमें नहीं समझ में आया, आपने तो तुक्का सा मार दिया। तुक्का नहीं मारा, करके दिखाया और करके दिखाऊंगा। चलो बनाते हैं। n1 बराबर 5 है, n1 बराबर 4 ये है, n1 बराबर 3 ये है, n1 बराबर 2 ये है और n1 बराबर ये है। अब मुझे बताओ क्या ये केवल n1 बराबर 5 से डायरेक्ट कूद सकता है? नहीं, और भी तो जंप कर सकता है। ये ऐसे भी तो कर सकता है, पहले 5 से 4 में, फिर 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, एक बार तो डायरेक्ट। तो सब में से डायरेक्ट कूद सकता है, सब में से डायरेक्ट कूद सकता है। ओके, तो 4 तो ये बन गई, ठीक है। जब हम किस में निकाल रहे हैं, 1 में। अब 1 की बजाय एक बात तो बताओ, ये इसमें भी तो कूद सकता था, 4 में, 5 से 4 में, 5 से 3 में, 5 से 2 में। ये तो छूट गई थी ना, ये मैंने बना दी, ठीक है। एक तरीका ये हो गया। अब सुनो, मान लो n बराबर 5 से 4 में कूदा, फिर 4 से 3 में भी तो कूद सकता था, 4 से 2 में भी कूद सकता था और 3 में भी, तो ये बन गई। ऐसा भी तो हो सकता था 3 से 2 में कूदे, बताओ, कूद सकता था। तो आप मुझे काउंट करके बता दो सारी की सारी कितनी बनी, 3 और 2 5, 5 10 स्पेक्ट्रल लाइन हो गई। ओके, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो F4 1 3 1 2 1, बस 4 तो ये हो गई। उसके बाद 4 से शुरू करो, बताओ क्या, बताओ कहाँ से कहाँ, 2 में लेके आओ। 2 में लाएंगे तो 5 से 2, 4 से 2, 3 से 2, 3 ही हो गई। फिर 5 से 3, 4 से 3, 2 ये हो गई, ठीक है। और फिर एक कहाँ रहेगी, बताओ, जल्दी से बताओ ना, जल्दी से बताओ 5 से 4, बस होगी ना 10, ठीक है। 4 3 7 और 2 9 और 1 10, ठीक है। तो 10 लाइन स्पेक्ट्रम की बनती है जंपिंग में। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। द स्पेक्ट्रल लाइन कॉरस्पॉन्डिंग टू द रेडिएशन इमिटेड बाय इलेक्ट्रॉन जंपिंग फ्रॉम 6th 5th 4th टू द 3rd ऑर्बिट बिलोंग्स टू। एक इलेक्ट्रॉन के 6वीं 5वीं और 4वीं कक्षाओं से तृतीय कक्षा में कूदने से उत्सर्जित विकिरण के अनुक्रम वर्णक्रमीय रेखाएं संबंधित है। तो कुल मिला के ये पूछ रहा है भैया n1 बराबर 3 में कूदा, चाहे वो n2 बराबर 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, कहीं से भी हो, n1 बराबर क्या कूदा, 3 में कूदा। तो बता दो कौन सी सीरीज होती है, ये होती है पाश्चन सीरीज। कौन सी होती है, पाश्चन सीरीज। सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, समझ गए। तो ये जरूरी नहीं है कि वो कहाँ से कूद रहा है, जरूरी ये है कि वो कहाँ पे आके कूद रहा है, किस लेवल में आके वो टिक रहा है। ओके, वहीं से हमें स्पेक्ट्रल लाइन मिलती है। क्वेश्चन नंबर 10, द स्पेक्ट्रल लाइन corresponding to the radiation emitted by an electron jumping from higher orbit to the first orbit belong to। ये कहते हैं उच्च कक्षाओं से पहली कक्षा में कूदने वाले इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्सर्जित विकिरण के अनुरूप वर्णक्रमीय रेखाएं। अब कहाँ कूद रहा है वो, n1 बराबर 1 में कूद रहा है, किसी भी हाई एनर्जी लेवल से, चाहे 2 हो 3 हो 4 हो, 1 में कूद रहा है। 1 में कूदते कौन सी बनती है, लायमन सीरीज बनती है और अल्ट्रावायलेट रीजन की बनती है, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर।
तो फ्रेंड इस तरह से हमने ये वाला हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का टॉपिक कुछ क्वेश्चन के साथ बिल्कुल क्लियर करा। क्वेश्चन में न्यूमेरिकल भी कराए, कंसेप्ट बेस्ड भी कराए, और जिस तरह के एग्जाम में आते हैं वो भी कराए। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो तो बिल्कुल अच्छी लगी होगी, क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में टॉपिक नंबर 7 में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू नेक्स्ट टाइम।